हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। राष्ट्रीय आय का जो हमारा सीरीज चल रहा है वीडियो का B1 सीरीज, उसमें ये पार्ट 6 है, छठा पार्ट है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। 3 विधियाँ हैं और ये तीनों इसलिए समझनी ज़रूरी हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो तो यहाँ से अगर हम जानते हैं तो हर न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम सबके फार्मूले देखे हैं। और ये 3 विधियाँ जो हैं उनसे फिर हम सूत्र देखेंगे। फिर कैसा ही न्यूमेरिकल आए, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्यों जोड़ना है, क्यों घटाना है, ये हमको समझ पूरी हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय को कैसे मापें? 3 विधियां हमारे पास हैं। एक तो है उत्पाद विधि या उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि, इनकम मेथड, और तीसरी है व्यय विधि। किसी भी विधि से मापन करें, आंसर वही आएगा, राष्ट्रीय आय वही आएगी। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर मान लो देश में मैं ही उत्पादन कर रहा हूं, मैंने 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। अब 2000 रुपये का भाव है बाजार का। उत्पादन का मूल्य कितना हुआ? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपये का उत्पादन हुआ। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय कितनी हुई? 1 लाख। अब ये 1 लाख मैं बाजार में ये सारे गेहूं बेचता हूं, सारे गेहूं बिक गए, मुझे आय प्राप्त हुई। कितनी आय प्राप्त हुई? 1 लाख। आय विधि से गिनेंगे तब भी 1 लाख। उत्पादन विधि से देख रहे हैं तब भी 1 लाख। और व्यय कौन कर रहा है? जिनको मैंने गेहूं बेचा है, उन्होंने खरीदा है तो व्यय किया। उनका व्यय कितना है? तो जितनी मेरी आय है वो उनका व्यय है। उन्होंने व्यय किया तो मुझे आय हुई है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन की वैल्यू इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्रोडक्शन इक्वल टू ग्रॉस इनकम इक्वल टू ग्रॉस एक्सपेंडिचर। यहां पर तीनों विधियों को बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले उत्पाद विधि लेते हैं। उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, इसका एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि या मूल्य वर्धित विधि। क्या होती है? इस विधि का इंट्रोडक्शन लें। उत्पाद विधि नाम से क्लियर है कि हमको इस विधि से अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो किसी भी देश में 1 वर्ष की अवधि में जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मूल्य की गणना करनी है। बाजार कीमत पर गणना होगी। इस विधि से हमको जीडीपी एमपी प्राप्त होता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एमपी प्राप्त होता है। उससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे। यह भी ध्यान रखना है कि उत्पाद विधि से गणना करते हैं तो सबसे पहले हमको जीडीपी एमपी ही प्राप्त होता है। अब यहां एक समस्या है, उत्पाद में अंतिम उत्पाद कैसे मालूम करें? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि बाजार से मैं शक्कर खरीद कर ला रहा हूं तो मेरे लिए तो वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि मैंने घर पर चाय, दूध और उसको यूज कर लिया। लेकिन यही शक्कर यदि हलवाई ले जाता है तो वो तो मिठाई बनाकर बेच रहा है, तो उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो यहां समस्या ये आ रही है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में हम भेद नहीं कर पाते हैं, जिससे एक ही वस्तु का मूल्य 1 से अधिक बार, मोर देन 1 टाइम, गणना में शामिल हो जाता है, जिससे नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाती है, अधिक अनुमानित हो जाती है। इसे हम बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना अलग से, वैसे हम विद एग्जांपल अभी समझेंगे।
लेकिन दोहरी गणना समझ में आ गया ना, एक वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार जब गणना में शामिल हो जाता है तो राष्ट्रीय आय वास्तविकता से अधिक अनुमानित हो जाती है और ये दोहरी गणना है। तो इससे बचने के लिए हमने एक दूसरा चरण लिया है, वो है वैल्यू एडेड अप्रोच, मूल्य वृद्धि विचारधारा। इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, इससे हमको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमने जो उत्पादन किया उसका मूल्य कितना है, और वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब उत्पादन करने के लिए जो कच्चा सामान हमने लिया, जैसे किसान जो फसल उत्पादित कर रहा है, फसल उत्पादित हो गई है, वो तो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन उसके लिए खाद बीज वगैरह जो भी उसने खर्चा किया वो हो गया उसका वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट से हमको मिलेगा वैल्यू एडेड। तो इससे क्या होगा कि दोहरी गणना नहीं होगी। अब इस विधि के जो प्रमुख चरण हैं कि इससे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करें, देखिए मेन जो स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ताकि इजी वे में हम समझ सकें। सबसे पहला काम क्या करना है, उत्पादन इकाइयों की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। हमें देश में कौन कौन उत्पादन कर रहा है इसकी पहचान करनी, सबसे पहले कौन कौन उत्पादन कर रहा है आइडेंटिफाई। सेकेंड स्टेज है उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। वर्गीकरण कैसे, तो 3 क्षेत्रों में हम वर्गीकरण करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और सिंचाई और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, खनन, मछली पालन, पशुपालन, वन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में हम दे देते हैं। द्वितीय क्षेत्र जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र जितना भी है, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसको सबको हम द्वितीय क्षेत्र में ले लेते हैं। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि सेवाएं जितनी भी हैं वो तृतीय क्षेत्र में हम क्लासिफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, देश में जो जो उत्पादन कर रहे हैं उनकी पहचान कर ली, उनको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों में हमने अलग अलग बांट दिया, सभी उद्योगों को हमने बांट दिया, सभी उत्पादन इकाइयों को 3 क्षेत्रों में हमने बांट दिया। नेक्स्ट है प्रत्येक क्षेत्र के निर्गत मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आगत मूल्य, वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसको हम प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कह सकते हैं, की गणना करना कि हर इकाई ने कितने मूल्य का उत्पादन किया, हर इकाई की प्रोडक्शन की कॉस्टिंग, आगत का मूल्य, इनपुट का वैल्यू कितना है, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इसकी हम गणना कर रहे हैं, तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट है प्रत्येक क्षेत्र के लिए मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड निकालना, प्रत्येक क्षेत्र के लिए। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की सभी इकाइयां, तो प्राथमिक क्षेत्र का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, माइनस प्राथमिक क्षेत्र का टोटल इनपुट कितना है, तो क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का वैल्यू एडेड। फार्मूला हमारा ये मेन है, वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट आगत का मूल्य या मध्यवर्ती मूल्य। प्राथमिक क्षेत्र का निकालना है तो प्राथमिक क्षेत्र का आउटपुट माइनस प्राथमिक क्षेत्र का इनपुट। द्वितीय क्षेत्र का वैल्यू एडेड निकालेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का आउटपुट माइनस द्वितीय क्षेत्र का इनपुट। तृतीय क्षेत्र का अगर हमको निकालना है, तृतीय क्षेत्र का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस तृतीय क्षेत्र का वैल्यू ऑफ इनपुट। ये तीनों क्षेत्रों का हमने इस सूत्र द्वारा वैल्यू एडेड निकाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला यहां इसलिए लिखा है, हम देखते हैं न्यूमेरिकल जब आते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं रहता है। वैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फार्मूला तो सीधा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कीमत क्या चल रही है और उत्पादन कितना हुआ है, दोनों कीमत और उत्पादन का गुणा कर दो, उत्पादन का मूल्य वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इस प्रकार से हमको दिया हुआ नहीं रहता है, तो इसका दूसरा फार्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कि हमने कितनी बिक्री कर दी। जैसे 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन किया है, 80 क्विंटल मैंने बेच दिया, 20 क्विंटल मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो सेल्स 80, चेंज इन स्टॉक, मेरा स्टॉक कितना बढ़ा है, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत में आपका स्टॉक कितना है और साल जब प्रारंभ हुआ तब स्टॉक कितना था। स्टॉक कितना बढ़ा, वो बढ़ा है, वो तो वर्तमान के उत्पादन से ही बढ़ा है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर हम करते हैं तो हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। यहां पर वैल्यू ऑफ इनपुट में न्यूमेरिकल्स में ऐसा दिया हुआ रहता है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेज, या रॉ मटेरियल का वैल्यू। इस प्रकार से जो भी आता है वो हमको इनपुट में लेना है। लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी ये इनपुट में नहीं आएगा। रीजन क्या है कि मशीनरी का जो उपभोग है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक होता है, एक ही साल में वो समाप्त नहीं हो जाता है, उसमें केवल डेप्रिसिएशन होता है। तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि आउटपुट जब भी हम निकालें तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी ले सकते हैं। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ये है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है सभी क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि को जोड़कर, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों क्षेत्रों की वैल्यू एडेड हमने निकाली है, को जोड़कर सकल मूल्य वृद्धि, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए ज्ञात करना है। तो ये हमने निकाल दिया जीवीएएमपी, क्योंकि गणना तो मार्केट प्राइस पे ही हो रही है। अगर मैं जीवीए लिखूं या जीवीएएमपी लिखूं एक ही बात है। तो जीवीएएमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र की प्लस तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि। इस प्रकार से सकल मूल्य वृद्धि आ गई। यही जीडीपी है, यही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है। अब हमको क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय, क्योंकि हम तो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपीएफसी। देखिए राष्ट्रीय एनएनपीएफसी की गणना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं। एनएनपीएफसी हमको ज्ञात करना है और जीडीपीएमपी हमने ऊपर ज्ञात कर लिया है। अब एक एक वर्ड को चेंज करिए, एक एक लेटर देखें हम। एन और जी, नेट और ग्रॉस, शुद्ध और सकल, का अंतर होता है, मूल्यह्रास का, डेप्रिसिएशन। आपको ज्ञात क्या करना है, शुद्ध, छोटी टर्म है तो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरा लेटर है एन, नेशनल, और इधर डी, डोमेस्टिक, राष्ट्रीय और घरेलू में का अंतर होता है, विदेशी आय, एनएफआई है। आपको क्या ज्ञात करना है, नेशनल बड़ा कंसेप्ट है, प्लस होगा, विदेशी आय को हमने प्लस कर दिया। फिर है एफसी और एमपी, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्केट प्राइस, साधन लागत और बाजार कीमत में का अंतर होता है, शुद्ध और प्रत्यक्ष कर, एनआईटी। ज्ञात क्या करना है, एफसी छोटा कंसेप्ट है, माइनस एनआईटी। इस प्रकार से ये हमें उत्पाद विधि से या मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई है। अब हमें सावधानियां, इस विधि से यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सावधानियों का मतलब ये होता है कि क्या जोड़ना और क्या नहीं जोड़ना है। पहला पॉइंट, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करना है। जो इनपुट है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, जो कच्चा माल वगैरह, वो तो हम वैसे ही माइनस करेंगे, उसको हमको शामिल नहीं करना है। दूसरा है स्व उपभोग हेतु किए गए वस्तुओं के उत्पादन को शामिल करना है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, किसान जितने भी हैं खेतों में जो फसल उगाते हैं उस उत्पादन का कुछ भाग सेल्फ कंजप्शन, खुद के उपभोग के लिए वो रख लेते हैं। जैसे 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन किसान ने 5 क्विंटल घर पर खाने के लिए रहने दिए। बाजार में तो 45 क्विंटल ही गया, लेकिन जब राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो केवल 45 क्विंटल ही गणना में शामिल होगा, जबकि 50 का उत्पादन हुआ है ना, तो जो 5 वो घर पर स्वयं के उपभोग के लिए रखा है उसको भी शामिल करना है। नेक्स्ट है पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करना, हमको तो करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है उसी को शामिल करना है। चौथा है स्व उपभोग के लिए परिवार के सदस्यों की सेवाएं शामिल नहीं होंगी। कैसे, जैसे गृहिणियों की सेवाएं, घर पर महिलाएं कितने तरह का कार्य करती हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, लेकिन इतनी सेवाएं क्या राष्ट्रीय में शामिल होंगी, नहीं होंगी। सेवाओं का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता, मुद्रा के रूप में उनके मूल्य का कोई मापन नहीं हो पाता है। जैसे मैं अपने बच्चे को अगर घर पर पढ़ा रहा हूं
तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, भले सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मुद्रा के रूप में उसका मापन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है स्वयं के मकान का अनुमानित किराया शामिल करना है। रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, मकान मालिक स्वयं के मकान में रह रहा है तो उसको अनुमानित किराया है वो शामिल करना है। क्यों शामिल करना है? क्योंकि मकान भी अपनी सेवाएं दे रहा है। हम बाहर रोड पे नहीं रह रहे। क्यों? रोड पे नहीं रह सकते हैं, सुरक्षित नहीं है। जबकि मकान के अंदर रह रहे तो मकान ने भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो इसका भी अनुमानित किराया हमको शामिल करना है। आप ये ध्यान रखना कि ये वाला जो पॉइंट है मकान का अनुमानित किराया स्वयं के मकान का, तीनों विधियों में आएगा। तीनों विधियों में सावधानियों में ये पॉइंट आएगा ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब अपन लेते हैं उत्पादन विधि में जो समस्या आ रही, दोहरी गणना की समस्या, जिसका अभी जिक्र किया था मैंने कि इस विधि में दोहरी गणना की समस्या होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? जब एक ही वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार गणना में शामिल हो जाता है। शामिल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता है कि यह वस्तु मध्यवर्ती है या अंतिम है, तो डबल डबल वैल्यू काउंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो वास्तविकता से अधिक अनुमानित हो जाती है। इसे ही दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ रहे हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है। इसमें हम ये मान रहे हैं कि किसान है वो 5,000 रुपये के गेहूं का उत्पादन करता है। किसान के उत्पादन का मूल्य कितना है? 5,000। हम यहाँ सरलता की दृष्टि से ये मान लेते हैं कि इसका इनपुट 0 है, कि उसको कोई खर्चा नहीं हुआ, सब खाद बीज सब घर पे था और अभी कोई खर्चा नहीं। ये सरलता की दृष्टि से हम इसको अभी यहाँ पे शून्य मान रहे, डैश कर दिया, इसको मैं यहाँ शून्य कर देता हूँ। देखिए अब किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 5,000। वैल्यू ऑफ इनपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं हुआ ऐसा मान ले हम कि उसका कोई खर्चा नहीं आया, तो 0। अब उसका वैल्यू एडेड, किसान का वैल्यू एडेड कितना हुआ? तो आउटपुट माइनस इनपुट, 5,000 में से 0 घटाया, 5,000 किसान का आउटपुट रहा। अब किसान ने 5,000 का जो गेहूं है वो फ्लोर मिल, आटा मिल को बेच दिया पूरा। अब फ्लोर मिल ने उस 5,000 के गेहूं से आटा बनाया, अब उस आटे को पैक कर करके वो बेच रहा है। तो यहाँ पे जो आटा बनाया है उसका मूल्य हम मान रहे हैं कि 8,000 है। तो अब आटा मिल का जो आउटपुट है कितना है? 8,000। देखिए आटा मिल आउटपुट 8,000, लेकिन उसका इनपुट आटा कैसे बना? गेहूं से। गेहूं कितने में खरीदा था? 5,000 में। इनपुट हो गया 5,000। तो यहाँ पर आटा मिल ने प्रोडक्शन कितना किया? कितने वैल्यू का प्रोडक्शन किया? उसका वैल्यू एडेड कितना है? तो 8 - 5, 3,000 रुपया उसका वैल्यू एडेड है। अब हम लेते हैं कि आटा मिल जो है उसने बेकरी बनाने वाले को ये आटा पूरा बेच दिया। तो बेकरी बनाने वाले को 8,000 में ये पूरा आटा बेचा और बेकरी वाले ने इससे बेकरी बनाई, बिस्किट ब्रेड आदि बनाए, और इसका मूल्य उसने कर दिया 12,000। उस बेकरी का मूल्य 12,000। तो बेकरी वाले का आउटपुट वैल्यू कितना है? 12,000। उसका इनपुट बेकरी बनाई कहीं से? आटे से। आटा कितने में खरीदा था? 8,000 में। तो उसका इनपुट है 8,000। तो बेकरी वाले का वैल्यू एडेड मतलब उसने कितना प्रोडक्शन किया? तो 12 - 8, 4,000 रुपये का उसने प्रोसेस किया है। बेकरी वाले का नेट प्रोडक्शन कितना है? 4,000 का। अब यहाँ पर हम इनकी सबकी टोटल करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमने टोटल किया 25,000, वैल्यू ऑफ इनपुट का टोटल किया 13,000 और वैल्यू एडेड का टोटल किया 12,000। अगर हम ये देखें कि दोहरी गणना कैसे होती है, अगर हम ये इनपुट वगैरह नहीं गिनते और सबको गिन लेते, चलो किसान ने 5,000 का उत्पादन किया, आटा मिल ने 8 का उत्पादन कर दिया और बेकरी वाले ने 12,000 का उत्पादन कर दिया, अरे देश में तो 25,000 का उत्पादन हो गया। कहाँ उत्पादन हो गया? 25,000 का। ये कहलाती है डबल काउंटिंग। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक तो है अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड ये कहाँ काम आएगा? जहाँ पर हमको लगता है कि अब ये वस्तु आगे और कहीं प्रोसेस में काम नहीं आएगी या आगे और रीसेल नहीं होगी, उनको हम इस विधि के अनुसार ले सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं फाइनल और इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरी अप्रोच है मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड अप्रोच, जो कि यहाँ पर समझाई गई है। इस वैल्यू एडेड अप्रोच में कितना आ रहा है? हर स्टेज के वैल्यू एडेड को अपन जोड़ लेते हैं और टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ? 12,000 का। तो वैल्यू एडेड अप्रोच से हम देखते हैं हमारे उत्पादन का मूल्य कितना आ रहा है? 12,000। दोनों विधियों से देखना 12,000 आएगा। जैसे यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या है? बेकरी। बेकरी का मूल्य कितना हो गया? 12,000। या तो अंतिम उत्पाद का मूल्य ले लो या पूरा वैल्यू एडेड मेथड लगाओ, तो भी सभी वैल्यू एडेड को जोड़ो तो भी 12,000 है। सेम आंसर आ रहा है। तो ये दो विधियाँ जो हैं वो इस प्रॉब्लम को दूर करती है। इस प्रकार से हमने ये उत्पादन विधि जो है वो पूर्ण कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, आय विधि पर हम फोकस करेंगे। धन्यवाद।